तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इनोस्के और कनाउ ने मिलकर यहाँ पे अपर मून टू डोमा को हरा दिया होता है। लेकिन इसी बीच जब वो फाइट चल रही होती है ना, तो डोमा यहाँ पे बोलता है कि मेरा दोस्त अकाजा अब नहीं रहा। इससे हम लोगों को पता चलता है कि दूसरी साइड अकाजा, तानजीरो और क्यू की फाइट चल रही होती है। लेकिन पिछली वाली वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन चुकी होती है, इस वजह से मैंने उसके अंदर अकाजा की फाइट को एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट देख के और आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए कि यार आपकी वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है, तो भाई दिल से शुक्रिया आप लोगों को। यार आप लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हो। एंड गाइस ऐसे सब्सक्राइबर्स और ऐसी फैमिली यार सबको मिले। एंड सच बोलो तो आप लोगों ने कमेंट किया कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आओ, तो फाइनली मैं आप लोगों को कहने पे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। और आज मैं इस वीडियो के अंदर किसी को भी सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट कर दोगे। तो चलो हम सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं और डीमन स्लेयर आर्क एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अकाजा यहाँ पे तानजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तानजीरो उसको डॉज करते हुए और यूज करता है हिनोकामी कागुरा डांस, जिसकी मदद से वो अकाजा का एक हाथ भी काट देता है। लेकिन अकाजा जो अपर मून 3 है, इसको बिल्कुल तुम हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो इंस्टेंट अपने हाथ को रीजनरेट करके तानजीरो के ऊपर अटैक कर देता है। तानजीरो यहाँ पे यूज करता है सन ब्रीथिंग फेक रेनबो का, जिसकी मदद से यहाँ पे तानजीरो इस अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन इधर अकाजा सोच रहा होता है कि आखिरकार इसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को डॉज कैसे कर लिया, और साथ ही इसने मेरे फेस पे कट भी लगा दिया। अभी हम लोग यहाँ पे ग्यू को देखते हैं, जो दूर से इन सब फाइट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब मैं पहली बार तानजीरो से मिला था तो तानजीरो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब जब वो एक अपर मून के साथ फाइट कर रहा है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि तानजीरो अब एक हाशिरा के लेवल का बन चुका है। अभी हम इधर अकाजा को देखते हैं, जो सोच रहा होता है जब मैं रेनगोकू के साथ फाइट कर रहा था तो रेनगोकू ने मुझे बताया था कि तानजीरो को तुम बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आज जब मैं यहाँ पे तानजीरो के साथ फाइट कर रहा हूँ तो मुझे यकीन हो गया है कि रेनगोकू सच कह रहा था, तानजीरो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये सब सोच के अकाजा यहाँ पे अपना ब्लड डीमन आर्ट डेवलपमेंट का यूज कर देता है। लेकिन ग्यू भी यहाँ पे कहाँ जो बैठने वाला था वो भी यूज कर देता है वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द शिफ्ट करंट का, जिसकी वजह से अकाजा को वो कंफ्यूज कर रहा होता है और लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग अकाजा को देखते हैं, जो यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम तो एक वाटर ब्रीथिंग यूजर हो ना। अगले 50 सालों में मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो यहाँ पे वाटर ब्रीथिंग यूज करता। ये सब बोलते बोलते ही अकाजा यहाँ पे अपना सबसे खतरनाक ब्लड डीमन डिस्ट्रक्टिव किल वॉर स्टाइल का यूज कर देता है ग्यू के अगेंस्ट। लेकिन ग्यू भी कहाँ चुप बैठने वाला था, वो भी यूज कर देता है वाटर ब्रीथिंग 11th फॉर्म का, जिसकी मदद से वो यहाँ पे अकाजा के अटैक को बीच में से काट देता है। ये सब देखने के बाद अकाजा बहुत ज्यादा शॉक होता है और सोचने लगता है कि आज से पहले मैंने ऐसी ब्रीथिंग कभी देखी नहीं है, और देखेगा भी कैसे है, क्योंकि ग्यू ने वाटर ब्रीथिंग का 11th फॉर्म को खुद ही क्रिएट किया होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से तानजीरो यहाँ पे अकाजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकाजा यहाँ पे इस अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ पे तानजीरो की गर्दन को उड़ाने वाला होता है। लेकिन बीच में यहाँ पे ग्यू आ जाता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से अकाजा के हाथ को बीच में से काट देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्यू और तानजीरो दोनों एक साथ यहाँ पे अकाजा के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोग को एक चीज देखने को मिलता है कि जो तानजीरो होता है ना, वो भले यहाँ पे कम टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, लेकिन ग्यू जो होता है ना, उसका बैटल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है तानजीरो के मुकाबले, जिसकी वजह से ग्यू के जो अटैक्स होते हैं ना, वो अकाजा के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जो अकाजा होता है वो ग्यू से उसका नाम पूछता है, लेकिन ग्यू बड़े बैडस तरीके से उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे डीमंस के साथ बात करना पसंद नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सुनने के बाद अकाजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ग्यू के ऊपर अपना ब्लड डीमन आर्ट की मदद से अटैक कर देता है, जिसको हमारा ग्यू यहाँ पे डॉच नहीं कर पाता और दीवारों को तोड़ते हुए इन्फिनिटी कैसल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जिसको देख के तानजीरो बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं एकदम से अकाजा यहाँ पे तानजीरो के फेस के सामने आ जाता है और कहता है तो अच्छा इसका नाम ग्यू है। इधर हम लोग देखते हैं कि अकाजा यहाँ पे अपने ब्लड डीमन टेक्निक की मदद से तानजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तानजीरो जो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, वो यहाँ पे बोन बर्निंग सन का यूज करके अकाजा के अटैक को काट देता है। अकाजा इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तानजीरो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही कम टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो तानजीरो। तभी हम लोग देखते हैं कि अकाजा यहाँ पे रेनगोकू की बेइज्जती कर रहा होता है और उनके बारे में बुरा भला बोल रहा होता है, जिसको हमारा तानजीरो बर्दाश्त नहीं करता और यहाँ पे अकाजा से बोलता है अपना मुंह बंद रखो, आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो। तभी अकाजा बोलता है तो और मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। मैंने उसे ऑफर भी किया था कि वो डीमन बन जाए, लेकिन उस ना समझने मुझे मना कर दिया और देखो हुआ क्या, वो आखिरकार मेरे हाथों मारा ही गया। और वैसे भी कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। तानजीरो यहाँ पे अकाजा को रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस दुनिया में जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो वो स्टार्टिंग में वो भी एक कमजोरी होता है, लेकिन आगे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और तुम जो यहाँ पे कह रहे हो कि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही रह सकते हैं, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, बल्कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सन को हमेशा एक वीक पर्सन की मदद करनी
करनी चाहिए। अकाज़ा तानजीरो की बातों को सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तानजीरो तुम मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। और ऐसा बोलने के साथ ही वो यहाँ पे तानजीरो के ऊपर अपना ब्लड डिमन लेग स्टाइल का यूज कर देता है, जिसको हमारा तानजीरो बहुत रेयरली ही डॉज कर पाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि अकाज़ा यहाँ पे तानजीरो के ऊपर लगातार ही अटैक कर रहा होता है और तानजीरो हमारा यहाँ पे अकाज़ा के मूवमेंट को रीड करने की कोशिश करता है और उसके फाइटिंग स्टाइल को जानने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अकाज़ा यहाँ पे लगातार तानजीरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से जो तानजीरो है वो यहाँ पे उसके मूवमेंट्स को रीड नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तानजीरो यहाँ पे कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी यहाँ पे अकाज़ा को डिफेंस करते हुए यूज कर देता है सन ब्रीथिंग फ्लेमिंग हेज का, जिसकी मदद से अकाज़ा यहाँ पे पीछे हटने पे मजबूर हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि अकाज़ा यहाँ पे तानजीरो की स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और स्वॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको हमारा तानजीरो समझ जाता है और बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। अगर यहाँ पे स्वॉर्ड टूट जाती है तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, जिस वजह से तानजीरो अपने हेड की मदद से अकाज़ा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन भाई अकाज़ा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पे तानजीरो के स्वॉर्ड को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है ग्यू की। ग्यू आते ही यहाँ पे अकाज़ा के हाथ को काट देता है और तानजीरो के स्वॉर्ड को फ्री कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं इस चीज को देख के तानजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अकाज़ा को यहाँ पे ग्यू में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ग्यू यहाँ पे पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और यहाँ तक कि उसकी मूवमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। इसको देख के अकाज़ा यहाँ पे बोलता है अब खेलने का टाइम जा चुका है, अब फाइनल फाइट होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्यू का यहाँ पे डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता है, जिसको देख के अकाज़ा समझ जाता है कि ग्यू की पावर अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, तो अकाज़ा को भी अब अपना फुल पावर के साथ अटैक करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्यू यहाँ पे अकाज़ा के ऊपर अटैक कर देता है और अकाज़ा भी यहाँ पे अटैक कर देता है ग्यू के ऊपर। लेकिन ग्यू की पावर अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी होती है और अभी तो उसका डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक हो चुका होता है, जिस वजह से ग्यू यहाँ पे अकाज़ा के अटैक को इजिली डॉज कर लेता है और उसके हाथ को यहाँ पे बीच में से काट देता है। इधर हम लोग तानजीरो को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अकाज़ा ने मुझे बताया था बैटल स्पीड के बारे में। तभी उसे यहाँ पे इनोसुके की बात याद आती है कि उसने मुझे बताया था कि बैटल स्पीड आखिरकार होता क्या है और उसने एग्जांपल देते हुए बताया था तानजीरो को कि बैटल स्पीड कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा तुम्हें मारने के अटेंशन से तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम्हें इस चीज के बारे में पहले से पता चल जाएगा। इनोसुके बताता है कि एग्जांपल में तुम ये ले लो, जब मैं बटरफ्लाई मेंशन में था तो मैं वहाँ पे बाहर बैठा हुआ था, लेकिन बटरफ्लाई मेंशन की ये जो बूढ़ी दादी है वो मेरे पीछे आके कब बैठ गई मुझे इस चीज का पता ही नहीं चला। लेकिन अगर ये बूढ़ी दादी मुझे मारने के टेंशन से अगर मेरे पीछे आती तो मुझे इस चीज के बारे में पहले से पता चल जाता। अभी हम लोग देखते हैं कि तानजीरो को यहाँ पे कुछ बातें समझ आ रहा होता है और इधर सीन प्रेजेंट में आता है। हम लोग देखते हैं ग्यू और अकाज़ा की फाइट को जो यहाँ पे चल रहा होता है। तभी तानजीरो पीछे से जाके अकाज़ा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकाज़ा यहाँ पे तानजीरो को अटैक को ब्लॉक कर देता है और डॉज कर लेता है। तभी यहाँ पे तानजीरो को समझ आ जाता है कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि तानजीरो फाइनली उस पावर को अचीव कर लेता है और यहाँ पे अकाज़ा के मसल्स और उसके ब्रेन को भी यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा होता है। तानजीरो के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है अकाज़ा के अगेंस्ट। तभी हम लोग देखते हैं कि अकाज़ा और ग्यू यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन ग्यू की यहाँ पे जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार वो एक ह्यूमन है और अकाज़ा जो एक डीमन है उसके स्ट्रेंथ और उसकी पावर का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ग्यू जो एक इंसान है उसका धीरे धीरे यहाँ पे पावर कम हो रहा होता है। अब यहाँ पे अकाज़ा सोचता है कि फाइनली अब तुम मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारी पावर अब कम हो चुकी है। तभी हम देखते हैं ये बोलने के बाद अकाज़ा यहाँ पे ग्यू के ऊपर अटैक कर देता है अपने पंचिस से। तभी हम लोग देखते हैं कि अकाज़ा का हाथ यहाँ पे बीच में से कट जाता है और ये क्या होता है हमारे तानजीरो ने। तभी अकाज़ा की नजर यहाँ पे तानजीरो पर जाती है और वो देख के समझ चुका होता है कि तानजीरो में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुका है। अकाज़ा यहाँ पे सोच रहा होता है कि तानजीरो ने मेरे पे अटैक किया, लेकिन इस चीज का मुझे पता क्यों नहीं चला। तभी वो सोचने लगता है कि कहीं तानजीरो ने बैटल स्पीड को अनलॉक तो नहीं कर लिया ना। अभी हम लोग देखते हैं ग्यू और तानजीरो यहाँ पे अकाज़ा के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन अकाज़ा जो होता है ना वो एक पंच में ग्यू को दूर फेंक देता है। इधर तानजीरो इसको देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अकाज़ा का नाम यहाँ पे चिल्लाने लगता है और अकाज़ा के ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली अकाज़ा का सर यहाँ पे कट चुका होता है और अकाज़ा यहाँ पे सोच रहा होता है कि जब तानजीरो के साथ मैं फाइट कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पेड़ के साथ फाइट कर रहा हूँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आया क्योंकि अकाज़ा का सर कटने के बाद भी यहाँ पे वो मरता नहीं है और अपने सर को अपने हाथों में लेके अपने आप को दोबारा हील करने लगता है, जिस चीज को यहाँ पे ग्यू और तानजीरो देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं कि आखिरकार अकाज़ा का सर कटने के बाद वो कैसे यहाँ पे मूव कर पा रहा है। इधर तानजीरो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अकाज़ा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकाज़ा जिसके पास सर नहीं है उसके बावजूद भी वो यहाँ पे तानजीरो को एक किक मार के दूर कर देता है। उसका किक यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ तानजीरो बेहोशी की हालत में आ जाता है। अभी हम लोग देखते हैं जो ग्यू होता है वो यहाँ पे अपनी
टूटी हुई स्वॉर्ड को अकाजा के सर की तरफ फेंकता है, जिससे उसका स्वॉर्ड अकाजा के सर के अंदर घुस जाता है और अकाजा के हाथ से उसका सर छूट जाता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पे अकाजा ब्लड डिमन आर्ट को करने लगता है, जिस चीज को हमारे तांजीरो और यहाँ पे ग्यू देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या है, ऐसा डीमन है ये, इसका सर कटने के बावजूद भी ये यहाँ पे नहीं मर रहा। और अब हम लोगों के पास इतनी ज्यादा स्टेमिना और पावर भी नहीं बचा कि हम अकाजा से दोबारा लड़ पाए। ये सब सोचने के बाद वो काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक हो रहे होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि अकाजा के हाथ को एक लड़की पकड़ लेती है और कहती है कि हाकुसी बस करो, अब ये सब रोक दो। लेकिन अकाजा यहाँ पे बोलता है कि लड़की तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है कि आप ये सब रोक दो हाकुसी। तभी अकाजा बोलता है नहीं, मुझे तांजीरो और ग्यू को यहाँ पे खत्म करना है। तभी वो लड़की बोलती है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। यहाँ पे अकाजा जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। वो लड़की फिर से पूछते है कि आपको यहाँ पे क्यों स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी अकाजा बोलता है कि मुझे अपने फादर के लिए मेडिसिन लेना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सो फाइनली वो वाला सीन आ चुका है जिसके लिए आप लोग और मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि हमारा ब्रोकन हीरो अकाजा आखिरकार डीमन बना कैसे। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक 11 साल के छोटे से बच्चे को जिसका नाम हाकुसी होता है और इसको काफी सारे लोग यहाँ पे मिलके मार रहे होते हैं क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पे चोरी की होती है। और चोरी इस वजह से की होती है क्योंकि इसके फादर यहाँ पे बीमार होते हैं और उनके मेडिसिन के खर्चा निकालने के लिए इस बंदे ने चोरी की होती है। लेकिन यहाँ पे ये सब बंदे अकाजा को यानी हाकुसी को यहाँ पे बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। ये सब मिलके हाकुसी को यहाँ पे इस विलेज के मुखिया के पास लेके जाते हैं। मुखिया इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि हाकुसी यहाँ पे इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी हंस रहा होता है। इस चीज को मुखिया देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अकाजा को यहाँ पे एक डीमन का बच्चा घोषित कर देता है और कहता है कि हाकुसी को यहाँ से जाने दो। हाकुसी यहाँ से विलेज से जा रहा होता है लेकिन विलेज के सभी लोग उससे डर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये एक डीमन का बच्चा है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी आता है हाकुसी के पास और कहता है कि तुम्हारे फादर अब नहीं रहे। जैसे उन्होंने सुना कि तुमने उनके लिए चोरी की है, वो इस सदमे को नहीं झेल पाए और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इस चीज को सुनने के बाद अकाजा अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। अकाजा यहाँ पे अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि आगे कर मेरी गलती क्या थी। हाकुसी तभी यहाँ पे अपने फादर का छोड़ा हुआ चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने जब ये सुना कि तुमने मेरी मेडिसिन के लिए यहाँ पे चोरी की है, जिसको सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे बुरे काम करो और एक बुरे इंसान बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे एक सिंपल और एक अच्छी लाइफ क्यों जियो। इस वजह से मैं तुम्हारे सर से थोड़ा सा बोझ कम कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। तभी हम लोग देखते हैं हाकुसी जो अपने फादर को गेब को पकड़ते हुए यहाँ पे बोलता है कि लेकिन ये तो कोई सॉल्यूशन था ही नहीं, आपको मुझे इससे रिलेटेड बात करना चाहिए था। क्या मैं इतना ज्यादा बुरा था? उस दिन उन लोगों ने मुझे जितना मारा उससे 10 गुना मैं मार खा लेता आपके लिए, लेकिन आपको ये चीज नहीं करना चाहिए था। अभी हम देखते हैं कि अकाजा यानी हाकुसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि ह्यूमंस के बनाई हुई ये सोसाइटी बहुत ही ज्यादा बुरी है। इधर हम लोग देखते हैं कि हाकुसी अपने विलेज को छोड़ के दूसरे विलेज में चला जाता है जहाँ पे एंट्री करते ही वहाँ पे लोगों के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। एक 11 साल का लड़का जो अपने से बड़े इंसान को ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है एक मार्शल आर्ट डोजो के मास्टर की, जो यहाँ पे हाकुसी को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, तुमने अपने से बड़े इंसान को इतनी इजी मार दिया और तुम्हारे पास तो वेपन भी नहीं है और तुम्हारे मसल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन हाकुसी यहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो ओल्ड मैन, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो यहाँ पे हाकुसी के ऑफर करता है उसके डोजो को ज्वाइन करने के लिए और कहता है कि मुझे स्टूडेंट्स की नीड है। इधर हम लोग देखते हैं कि मास्टर यहाँ पे हाकुसी को अपने डोजो में ले आता है, लेकिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, खा सकते हो, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बेटी की देखभाल करनी पड़ेगी जो काफी ज्यादा बीमार रहती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो मास्टर की बेटी होती है वो एक ऐसे बीमारी से जूझ रही होती है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी ये बोल दिया होता है कि ये ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है और इसकी देखभाल करना इतना ज्यादा मुश्किल था कि इसकी माँ यहाँ पे सुसाइड कर लेती है इस वजह से। लेकिन हाकुसी को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि ठीक है। इधर हम लोग देखते हैं कि मास्टर यहाँ पे किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तभी कायोकी यहाँ पे हाकुसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने मारा है। तभी यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है और हम लोग देखते हैं अकाजा को जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ एक बोरिंग और एक बकवास कहानी के अलावा और कुछ थी नहीं। तभी वो बोलता है कि हमेशा बीमार लोग अपने आप को क्यों दोषी समझते हैं, वो हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि सब चीज का जिम्मेदार वही है। जैसे मेरे फादर जो हमेशा बीमार रहते थे तो वो सोचते हैं कि सभी चीज का जिम्मेदार वही है और उन्होंने इस चीज के लिए सुसाइड भी कर लिया। और कायोकी जो अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर समझती है। अभी हम देखते हैं कि अकाजा यानी हाकुसी ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि हाकुसी को हमेशा ट्रेनिंग के वक्त कभी कभी यहाँ पे कायोकी के पास आना पड़ता था उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि कायोकी की बॉडी इतनी ज्यादा वीक थी कि वो अपना काम खुद कर ही नहीं पाती थी
और बीमार होने की वजह से उसको हमेशा किसी न किसी की हमेशा जरूरत पड़ती थी। लेकिन हाकुशी को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो बचपन से अपने फादर की मदद किया करता था और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो इस वजह से वो कभी बाहर खेलने भी नहीं जाता था और वो अपने फ्री टाइम में या तो डोजो में प्रैक्टिस किया करता था या तो कायोकी की मदद किया करता था। तभी एक दिन कायोकी यहाँ पे हाकुशी से बोलती है कि आज रात को यहाँ पे फायरवर्क्स होने वाला है और मेरा सपना है कि मैं मरने से पहले एक बार यहाँ पे फायरवर्क्स फेस्टिवल में जाना चाहती हूँ। तभी हाकुशी यहाँ पे बोलता है कि तुम जरूर जाओगे, लेकिन इस बार नहीं, अगले साल या तो उसके अगले साल, जब तक तुम प्रॉपर ठीक हो जाओगे। इसको सुनने के बाद यहाँ पे कायोकी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस चीज को देख के हाकुशी सोच रहा होता है कि आखिरकार ये रो क्यों रही है। इधर हम लोग देखते हैं कि काफी साल बीत चुके होते हैं। हाकुशी अब 18 साल का हो चुका होता है और कायोकी यहाँ पे 16 साल की हो चुकी होती है। इधर हाकुशी और दिनों के जैसे नॉर्मल काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर आते हैं और उसको अपने कमरे में बुलाते हैं। मास्टर यहाँ पे हाकुशी से कहते हैं, क्या तुम मेरे बाद यहाँ पे मेरी डोजो को संभालोगे और मेरी बेटी से शादी करोगे। इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पे दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं और ब्लश कर रहे होते हैं। तभी हाकुशी यहाँ पे अपने फादर की बात को याद करता है जिन्होंने कहा था कि तुम एक सिंपल और एक नॉर्मल लाइफ जीना, और हाकुशी के लिए ये वही मोमेंट होता है। इस वजह से वो इस चीज को मना नहीं करता और इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कायोकी इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर हम लोग हाकुशी को देखते हैं जो अपने फादर की केव के पास गया होता है और उनको यहाँ पे खुशखबरी दे रहा होता है कि फाइनली उसकी मैरिज होने वाली है। लेकिन जैसे वो अपने फादर के केव से वापस डोजो के लिए निकलता है तो रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि उसके मास्टर और कायोकी यहाँ पे नहीं रहे क्योंकि पास वाले डोजो के मेंबर्स ने उनके कुएं पे जहर मिला दिया होता है, जिसको पी के यहाँ पे मास्टर और कायोकी दोनों यहाँ पे मर चुके होते हैं। इस चीज को सुनने के बाद हाकुशी बहुत ही ज्यादा टूट चुका होता है अंदर ही अंदर और भागते हुए यहाँ पे डोजो के अंदर जाता है और डोजो के अंदर का जो नजारा देख के वो बिल्कुल टूट चुका होता है क्योंकि यहाँ पे मास्टर और कायोकी दोनों यहाँ पे मर चुके होते हैं। तभी हाकुशी को यहाँ पे कायोकी की बात याद आती है जो कि फायर फेस्टिवल देखते हुए उसने उसको प्रपोज किया होता है और कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। हाकुशी इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा और साथ ही वो वादा करता है कि मैं हमेशा तुम्हें और मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन अब प्रेजेंट में जबकि मास्टर और कायोकी दोनों अब नहीं रहे तो ये वादे का भी अब कोई फायदा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हाकुशी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं हाकुशी को जो कि पास वाले डोजो में गया होता है और 67 मेंबर्स जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों की मदद से सभी को यहाँ पे ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है, किसी की पसलियां तोड़ रहा होता है और किसी के ऑर्गन्स को यहाँ पे अलग कर रहा होता है। जब ये चीज गांव वालों को बाद में पता चलता है तो उनको लगता है कि ये सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है। एक अकेला इंसान 67 डोजो मेंबर्स को कैसे मार सकता है, वो भी सिर्फ अपने हाथों की मदद से। किसी को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। इधर हम लोग हाकुशी को देखते हैं जो सभी इंसानों को यहाँ पे मारने के बाद यहाँ से जा रहा होता है और उसके हाथों में खून ही खून होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मुलाकात हो जाती है हाकुशी की मुजान से, जो यहाँ पे कहता है क्या बात है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो और तुमने यहाँ पे 67 ह्यूमंस को इतने ब्रूटल तरीके से मार दिया, बल्कि यहाँ पे मैंने किसी डीमन को भी नहीं भेजा था। अभी हम देखते हैं हाकुशी बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद मुजान यहाँ पे अपने हाथों को हाकुशी के सर के आर पार कर देता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे डीमन बनना पसंद करोगे, हो सकता है कि तुम यहाँ पे अपर मून भी बन जाओ। लेकिन हाकुशी इसको जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं कि फाइनली ब्रोकन हीरो हाकुशी यहाँ पे बन जाता है अपर मून 3 अकाजा। इधर सीन प्रेजेंट में आता है और हम लोग देखते हैं अकाजा को जिसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती है और वो मिलता है अपने फादर की स्पीड से और वो यहाँ पे बोलता है कि क्या फादर आप अभी ठीक हो। उसके फादर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। इधर हम देखते हैं हाकुशी अपने पैरों पे आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने डीमन बनने के बाद जो भी कुछ किया। तभी हम देखते हैं उसके फादर बोलते हैं कि कोई बात नहीं। इधर उसके मास्टर का हाथ भी उसके सर पे ऊपर होता है और कहते हैं कि हमेशा इंसान को दोबारा मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं मुजान को जो यहाँ पे कहता है कि तुम अब कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम यहाँ पे डीमन बन चुके हो, तुम ये क्या कर रहे हो। इधर हम लोग देखते हैं कि मुजान यहाँ पे अकाजा को कन्विंस कर रहा होता है फिर से डीमन बनने के लिए और उसकी बॉडी को यहाँ पे जल्दी जल्दी रिजनरेट कर रहा होता है। लेकिन अकाजा जो अब ये सब नहीं चाहता, वो यहाँ पे आफ्टर लाइफ में जाना चाहता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कायोकी को जो यहाँ पे हाकुशी से बोल रही होती है कि अब टाइम आ चुका है, मैं काफी समय से आपका वेट कर रही हूँ हाकुशी, अब हमें जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली हाकुशी यानी अकाजा की विल पावर यहाँ पे जीत जाती है मुजान के अगेंस्ट और हाकुशी यहाँ पे फ्री हो जाता है और वो यहाँ पे कायोकी को गले लगा लेता है। और इधर सीन प्रेजेंट में आता है हम लोग देखते हैं कि हाकुशी यानी अकाजा उसी फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में वो कायोकी को गले लगा रहा होता है और उसी फॉर्म में वो यहाँ पे गायब हो जाता है और फाइनली अपर मून 3 यहाँ पे मर जाता है। इधर हम लोग देखते हैं आफ्टर लाइफ का सीन जहाँ पे हाकुशी यहाँ पे कायोकी को गले लगा के बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था और जो वादा किया था मैं उसको नहीं निभा पाया। अभी हम देखते हैं कायोकी बोलती है कि कोई
कोई बात नहीं। इधर हम लोग देखते हैं कि हाकुजी और कायुगी दोनों यहाँ पे हेल में चले जाते हैं। इधर सीन परसेंट में आता है, हम लोग देखते हैं ग्यू और तानजीरो को, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कह रहे होते हैं कि फाइनली अपर मून 3 हमें मर चुका है, अब हमें जल्दी से जाके लेडी तमायो की मदद करनी चाहिए। लेकिन उनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो उठने की हालत में भी नहीं होते हैं। सो गाइस फाइनली एपिसोड नंबर 3 का एड हो चुका है। आई होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में मुझे जरूर बताना क्या हमें अकासा को ब्रोकन हीरो बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।